नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज़ चला रहे हैं, पीएटी के एग्ज़ाम के पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। इसके पहले पीवाईक्यू की सीरीज़ में चल रहा था, हमने मैथमेटिक्स का एक लेक्चर डाल चुके हैं और आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर देखेंगे फिजिक्स का 25 क्वेश्चन का, वो पीवाईक्यू चला रहे हैं। 2024 में जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर आया था, इससे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने एक शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डाल चुके हैं हम, फिजिक्स और मैथ्स दोनों का। जबकि हम दूसरा जो पेपर देख रहे हैं वो फिजिक्स का पेपर देख रहे हैं और फिजिक्स के जो भी एमसीक्यूज आए थे 25 क्वेश्चन, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये शिफ्ट सेकंड का पेपर जिसमें फिजिक्स में 25 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे इससे हमको क्या सहूलियत मिल पाती है। इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन आया था मेरे भाई फिजिक्स का, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कैलोरी, है ना, राष्ट्रीय कैलोरी क्या होती है। अब सबसे कैलोरी आपको पता होना चाहिए किसकी यूनिट होती है। तो कैलोरी का सीधा सिंपल सा अगर मतलब बताऊं तो कैलोरी होती है उष्मा की यूनिट। किसकी होती है? उष्मा की यूनिट होती है। पहले पूरा समय की इकाई होती है, नहीं होती है। इसके खाद्य मापने के लिए ऊर्जा की इकाई होती है, द्रव्यमान की इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है ना। तो याद रखना किसकी है, तो यहाँ पर आपको उष्मा की इकाई है मेरा भाई, क्या होती है? उष्मा। अच्छा, यहाँ पर उष्मा की बात करें तो खाद्य पदार्थ में जितनी भी उष्मा होती है वो उसकी कैलोरी से डिनोट किया जाते हैं। समय की इकाई नहीं है मेरा भाई। सबसे पहले किसका है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूनिट ऑफ द एनर्जी। किसकी मेरा भाई? तो यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट है मेरा भाई, ऊर्जा की एक इकाई होती है मेरा भाई। तो खाद्य मापने के लिए ऊर्जा की एक इकाई होती है मेरा भाई, है ना। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये तो कुछ अपने आप में एक क्वांटिटी होती है मेरा भाई, ठीक है ना। तो क्या है, व्हाट इज है ना, कैलोरी, है ना। हम यहाँ पर एक दो चीज़ आपको पता होना चाहिए मेरा भाई। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग 1 किलो कैलोरी की बात करेंगे मेरा भाई, तो यहाँ पर 1000 कैलोरी होता है, ठीक है ना। अगर हमने इसकी बात करेंगे तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो 1000 कैलोरी होता है। जो भी हम लोग पदार्थ या हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उससे हमको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है मेरे भाई। और ये जो ऊर्जा नापी जाती है वो किस में, तो कैलोरी के रूप में मानी जाती है। एक मजदूर, एक सामान्य इंसान के लिए जो कैलोरी होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ ना, लगभग अगर एक मजदूर की बात करूँ 3200 कैलोरी का उसका भोजन मिलना चाहिए मेरे भाई। कितना मिलना चाहिए? 32 है। और वुमन के लिए, मेन के लिए मेरे भाई, किसके लिए मेरे भाई? मेन के लिए। और वुमन के लिए बात करेंगे हम लोग भाई मेरे भाई, तो वुमन के लिए ये जो खाना होता है वो लगभग 3600 कैलोरी का खाना अनिवार्य होता है। ये मेन के लिए होता है मेरे भाई। तो मेन को अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगभग 3200 कैलोरी खाना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंट आंसर क्या था, व्हाट इज द इंटरनेशनल कैलोरी। तो क्या होते हैं मेरे भाई, इंटरनल एनर्जी की एक यूनिट होती है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन विच द फॉलोइंग क्वांटिटी। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निम्नलिखित में किस पर राशि पर निर्भर करती है। अब मेरे भाई एक बात बता देता हूँ आप लोगों को ना। सपोज करो एक बॉटल है, क्या मेरे भाई, एक बॉटल। इस बॉटल में मेरा भाई क्या है, तो इस बॉटल को अगर हमने हीट प्रोवाइड करवाई मेरे भाई, क्या है, हीट प्रोवाइड करवाई, तो इसके अंदर क्या होगा मेरे भाई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहेंगे वाटर के, ठीक है ना। तो इसका अंदर क्या होगा मेरे भाई, हीट देंगे तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा मेरे भाई। क्या होगा मेरे भाई, टेम्परेचर क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, मैंने जो मॉलिक्यूल है मेरे भाई, इसके अंदर क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसके कारण क्या होगा मेरे भाई, ये भाप के रूप में ऊपर उड़ेंगे मेरे भाई। क्या उड़ेंगे, भाप के रूप में ऊपर उड़ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आप लोग क्या बोल रहे हो आपको, जब हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है मेरे भाई, हीट। जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम को तो इसकी इंटरनल एनर्जी किस रूप में, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बबल के रूप में ऊपर आते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपको एक सिस्टम याद रखना है, ठीक है ना। अब वो बोल कर आपको आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निम्नलिखित किस पर राशि में निर्भर करती है। तो याद रखना मेरे भाई, हमें तो जानना जो इंटरनल एनर्जी होती है मेरे भाई, वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है मेरे भाई। क्या करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब जितना ज़्यादा अधिक टेम्परेचर होगा मेरे भाई, उतनी ज़्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी रहेगी। या अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो उसमें टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा मेरे भाई, जब तक हम उसको हीट प्रदान नहीं करेंगे। तो कुल मिला के रिलेशन किसका है मेरे भाई, इंटरनल टेम्परेचर का रिलेशन है। तो क्या बोल रहा है, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर ना। तो प्रेशर का कोई काम नहीं होता मेरे भाई इसमें, और इसके नाम वॉल्यूम का कोई काम होता है मेरे भाई। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर ओनली, हीट ओनली, है ना। तो हीट तो एक माध्यम होता है, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। लगभग इसका काम है मेरे भाई, अगर ये अलोन टेम्परेचर आता
तो ये इसका आंसर था। अब इसके साथ वॉल्यूम दे रखा मेरा भाई, तो ये वॉल्यूम इसका आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमको मोस्ट प्रोबेबल अगर आंसर की बात करेंगे तो बी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम से इसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। ये फैक्टर होते हैं कुछ जो अफेक्ट करते हैं किसको मेरे भाई, इंटरनल एनर्जी को, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैक्टर है। लेकिन मेन जो इंटरनल एनर्जी होती है मेरे भाई वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा मेरे भाई, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इसका आंसर रहेगा मेरे भाई। वॉल्यूम भी एक मेरे भाई आउटर प्रॉपर्टी होती है, समझ लेना है ना इसको। तो टेम्परेचर का राइट आंसर, प्रेशर तो आता ही नहीं मेरे भाई, प्रेशर का तो कोई रिलेशन है भी नहीं इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर अलोन टेम्परेचर होता मेरे भाई, तो अलोन टेम्परेचर होता तो इसका मतलब टेम्परेचर का आंसर रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है मेरे भाई, है ना। सबसे पहले बोला ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, ठीक है। देन द वाटर, जल के असामान्य विस्तार के कारण बर्फ का घनत्व जल होता है, ये भी ठीक है। इसके बाद गैसेस हैव द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है ये भी। सनलाइट रीचेज द अर्थ थ्रू द रेडिएशन, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द कन्वेक्शन प्रोसेस ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, संवहन प्रक्रिया में ऊर्जा का संचार अणुओं की गतिशीलता के कारण होता है मेरे भाई, है ना। तो ध्यान रखना जल के असामान्य विस्तार के कारण बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या मेरे भाई, ये जल का घनत्व कम होगा, ये मेरे भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सनलाइट रीचेज द रेडिएशन, तो सनलाइट हमारे पृथ्वी जो पड़ती है वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है, ये भी बिल्कुल सही है मेरा भाई। फिर क्या बोला, संवहन प्रक्रिया में ऊर्जा का संचार अणुओं की गतिशीलता के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है मेरा भाई। अब इसका ऑप्शन में जो बी है मेरे भाई, क्या बोल रहा है उसने, गैसेस हैव द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये मेरे भाई गलत है। क्या है मेरे भाई, आपको पता है स्टेट कितनी होती है। अगर अवस्था की बात करूँगा मेरे भाई, तो अवस्था कितनी प्रकार की होती है, या स्टेट्स की बात करेंगे मेरे भाई कितनी प्रकार की होती है, तो स्टेट्स होती है मेरे भाई 3 प्रकार की। कितनी होती है मेरे भाई, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और एक होता है मेरा भाई गैस होता है। क्या होता है ना। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है मेरा भाई सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है मेरा भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो होता है मेरा भाई सबसे क्या होता है भैया, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है मेरा भाई, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मीडियम होता है। मॉडरेट का मतलब मीडियम होता है मेरे भाई, ठीक है ना। और गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है मेरे भाई, सबसे लेस होता है। क्या होता है मेरे भाई, लेस होता है। कैसे होता है मेरे भाई, समझना गौर से। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, तो इसके मॉलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो इसके बीच का जो गैप बिल्कुल ज़्यादा सा रहेगा मेरे भाई। और अगर हम लोग बात करेंगे किसी एक सिस्टम की जिसमें क्या होगा मेरे भाई, थोड़ा सा अलग अलग इस टाइप से, ये क्या है मेरे भाई, तो ये है हमारे पास में लिक्विड। और गैस की बात करेंगे मेरे भाई, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इनके अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करें भाई, तो इनमें जो गैप है मेरे भाई, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा, ये क्या मेरा भाई, सॉलिड है। क्या है मेरा भाई, सॉलिड। ये क्या मेरा भाई, लिक्विड है। और लिक्विड में देख रहे हैं आप लोग जो मॉलिक्यूलर, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर, और ये मेरा भाई क्या है, गैस है। तो अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्स उतना ज़्यादा अधिक रहेगा। अब यहाँ पर देखो अणुओं की संख्या बिल्कुल करीब है, इनके बीच का डिस्टेंस तो बिल्कुल कम है, और इसमें थोड़ा सा कम होगा और इसमें कम होगा। तो इसका मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करूँगा, अगर मैं आंतरिक अवस्था की बात करूँ तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करूँगा मेरे भाई, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। क्या होता है मेरे भाई, सॉलिड में होता है। उसके बाद होता है मेरे भाई लिक्विड में होता है मेरे भाई। उसके बाद होता है मेरे भाई सबसे कम होता है मेरे भाई गैस में होता है, ठीक है ना। ड्यू टू द नंबर ऑफ क्या है मेरे भाई, एटम्स की वजह से, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर गैसेस हैव द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि स्टेटमेंट गलत है। गैसेस का सबसे लेस होता है मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई, लेस होता है मेरे भाई। तो ये स्टेटमेंट गलत है और अपनों को कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था मेरे भाई आपको। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। क्योंकि ये एक चीज़ गलत होती है, गैसों में आणविक सबसे कम नहीं, सबसे गैसों में आणविक बल सबसे ज़्यादा नहीं होता, सबसे कम होता मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे भाई। अब मेरे भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा लंबा लेक्चर बनाते क्यों बनाते। मेरा भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपने को, ये सिर्फ 24 से 25 क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, आपको हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से डिक्लेयर करवाया जा रहा है, आपको हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से बता रहा है मेरा भाई, ठीक है ना। इसलिए हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा चले जाए, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 25 क्वेश्चन के रूप में नहीं देखना है इसको, आपको देखना है कि हर एक ऑप्शन को हम अच्छी तरीके से आपको बता पाएँ, जिससे आपको थोड़ा सा और अधिक जानकारी मिल पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट, ठीक है। ये तो ये बता दिया मेरे भाई, ये क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट आ गया क्या, चलो ये रिपीट क्वेश्चन था ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन, निम्नलिखित में उष्मा विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का क्या करना है, उपयोग किया था। अब मेरे भाई मेजरमेंट डिवाइस की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो हीट रेडिएशन किसको मेरे भाई, हीट रेडिएशन की बात करेंगे मेरे भाई, तो हीट रेडिएशन
चलिए हीट रेडिएशन की बात करेंगे तो हीट रेडिएशन को मापने की जो इकाई होती है मेरे भाई उसको बोलते हैं मेरे भाई बोलोमीटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं उसको, बोलोमीटर बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, बोलोमीटर होता है मेरे भाई जो हीट रेडिएशन को मापने का, है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन के सिद्धांत पे काम करता है। तो बोलोमीटर क्या करता है मेरे भाई, हीट रेडिएशन को मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा भाई, बी होगा। क्या बोला उसने, मैंने उष्मा विकिरण। तो हीट रेडिएशन को मापने की इकाई जो थी उष्मा विकिरण, मतलब कि क्या है मेरा भाई, तो हीट रेडिएशन को मापने की इकाई क्या होती है मेरा भाई, तो बोलोमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। बैरोमीटर की अगर बात करूँगा मेरा भाई, तो बैरोमीटर याद आना मेरा भाई प्रेशर को, किसको मेरा भाई, प्रेशर को, इसको क्या करता है मेरे भाई, मेजरमेंट करता है मेरे प्रेशर को, ठीक है ना, बोरोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे मेरे भाई तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या मेरे भाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब किसी द्रव के घनत्व को नापने की इकाई जो होती है मेरे भाई वो क्या होती है, हाइड्रोमीटर होती है मेरे भाई। और थर्मामीटर की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं थर्मामीटर जो होता है मेरे भाई वो टेम्परेचर को मिनिमम करता है मेरा, कितना मेरे भाई, टेम्परेचर को क्या करता है मेरे भाई, तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, मतलब कि तापमान को नापने का यंत्र मेरे भाई, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा मेरे भाई, तो आपसे पूछा उष्मा विकिरण। तो उष्मा विकिरण क्या मतलब मेरे भाई, तो बोलोमीटर इसका यूज होता है। तो हीट रेडिएशन को मापने की इकाई क्या होती है मेरे भाई, तो हीट रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई, फोर्थ वाला क्वेश्चन के बाद में, फिफ्थ वाले के बाद में सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। समझना गौर से क्या बोला, ऑन व्हाट लॉ इज द एब्सोल्यूट रेडिएशन पायरोमीटर बेस्ड इंटायरली, क्या बोल रहा है, पेन विकिरण पायरोमीटर पूरी तरह से किस नियम पर आधारित होगा मेरा भाई। अब मेरा भाई समझना गौर से, पायरोमीटर एक डिवाइस होती है मेरा भाई जिससे हाईएस्ट टेम्परेचर को नापना जाता है विदाउट कांटेक्ट किए बिना, ठीक है ना। अब ये जो सिद्धांत दिया था पायरोमीटर का, जो सिद्धांत दिया था मेरा भाई, जिसमें हम लोग जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, है ना। और ये सबसे पहले प्रतिपादित करा था मेरा भाई किसने, स्टीफन ने। किसने करा था मेरा भाई, स्टीफन ने। सैद्धांतिक रूप से जो दिया था भैया, ये जो प्रिंसिपल लॉ दिया था वो स्टीफन ने दिया था, जबकि बोल्ट्जमैन ने क्या करा मेरा भाई, इसको हम लोग पटल पे लेकर आए। उन्होंने सिद्धांतिक रूप से बताया था ये, लेकिन अगर हम लेबोरेटरी की बात करें जहाँ पर हम लोग सिद्धांत के अलावा मेरा भाई जहाँ पर हमने इसको एक्चुअल में करके बताया वो किसने, बोल्ट्जमैन ने दिया था। तो यहाँ पर अगर बात करें मेरा भाई पायरोमीटर की, जिससे हम लोग क्या करते हैं मेरा भाई, मैक्सिमम या हाईएस्ट, मतलब क्या बेटा, हाईएस्ट टेम्परेचर को अगर हम नापते हैं मेरे भाई, तो हाईएस्ट टेम्परेचर को नापने की जो इकाई जो पायरोमीटर होती है, और ये जो रिलेशन बताया था वो किसने बताया मेरे भाई, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। क्या बताया था, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, है ना। इसका एक रिलेशन होता है मेरे भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। इन्होंने क्या बताया था, जब भी किसी ब्लैक बॉडी से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, एनर्जी को ऑक्यूपाई करते हैं या उसमें से हीट रेडिएट करता भी है एनर्जी के फॉर्म में, तो वो फोर्थ पावर और टेम्परेचर का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है। अभी हम इसके आगे बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में क्या करना है आपको, पेन विकिरण पायरोमीटर पूरी तरह किस नियम पर आधारित है, तो पायरोमीटर जहाँ पर भी कोई वर्ड आ जाए मेरे भाई तो याद रखना स्टीफन बोल्ट्जमैन ही उसका नाम रखना आप लोग, ठीक है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन की बात करें, उष्मागति का पहला नियम, न्यूटन का शीतलन का, वीन का विस्थापन का नियम मैंने आपको पहले इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार बताता हूँ आपको। उष्मागति का पहला नियम जो है, एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। न्यूटन का शीतलन का नियम बताता मैं आप लोगों को क्या है, तो तापांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा हीट चेंज के साथ। और वीन्स का नियम मैंने आपको बता चुका हूँ, उसके बाद में वीन्स के नियम के अलग अलग रूल बताते हैं हेड टेल सब में, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल पायरोमीटर किस पे डिपेंड करता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द लॉ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू द फोर्थ पावर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी बताया मैंने आप लोगों को, क्या बताया मेरे भाई, क्या होता है, द हीट रेडिएशन फ्रॉम द, किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट रेडिएशन जो हो रही है उसकी मात्रा, उसकी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे भाई क्या, 4 टाइम ऑफ द टेम्परेचर के। और ये जो नियम दिया था मेरे भाई, अभी हाल बताया था, ये नियम जो दिया था मेरे भाई वो दिया था स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। कितने दिया था मेरे भाई, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन की अगर बात करूँगा मेरे भाई, तो याद ना इनका एक लॉ था मेरे भाई, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था मेरे भाई, तो हीट को रेडिएट करने में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है मेरे भाई, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई क्या, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। क्या होता है मेरे भाई, ये रिलेशन कितने था, तो ये जो लॉ है मेरा भाई स्टीफन एसबी लॉ भी बोलते हैं मेरे भाई इसको, है ना। तो एसबी लॉ किसने दिया था, स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी पावर 4। इसको अगर हम लोग रिलेशन को फॉलो करेंगे तो मेरा भाई सिग्मा लगता है, क्या लगता है मेरी, टी की पावर 4। तो ये सिग्मा को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस सिग्मा को जो बोलते हैं मेरे भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, एसबीसी याद रखना, है ना। तो याद रखना भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ब्लैक बॉडी से जो हीट रेडिएट होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4 टाइम ऑफ पावर ऑफ
टेम्परेचर के। और ये जो स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया था मेरे भाई, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, है ना। तो उच्च ताप पर किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण के मान उसकी परमताप की चौथी घात के क्या होता है, बराबर होता है मेरे भाई। तो ये किसने दिया था, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार होता है, और उसका रिलेशन यहाँ लिखा हुआ मेरे भाई, ठीक है। कभी कभी इस रिलेशन को भी वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बिल्कुल सही है मेरे। उष्मागति का शून्य नियम उष्मा संतुलन के नियम पर काम करता है, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, है ना। और आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई, है ना, ये बिल्कुल सही है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, ये भी सही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड सी की बात करें, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द एंट्रोपी, ये एक सिंपल चौथे वाले को देखिए। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, मेरे भाई याद रखना सी वाला बिल्कुल सही है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द एंट्रोपी, है ना। और साथ ही साथ में जाना डिफाइन तो एंट्रोपी को डिफाइन करता है, ये फ्लो ऑफ हीट को भी डिफाइन करता है मेरे, फ्लो ऑफ हीट एंड एंट्रोपी। तो ये क्या करता है मेरे, सेकेंड वाला जो लॉ है मेरा भाई, तो फ्लो ऑफ हीट को ही बताता है और फ्लो ऑफ एंट्रोपी को ही बताता है। एंट्रोपी का सीधा मतलब होता है मेरे भाई डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब हीट का एक असंतुलित रूप से, असंतुलित मतलब कि इनइक्विलिब्रियम रूप से बहना, है ना। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द एंट्रोपी, ये भी सही है मेरे भाई। अब थर्ड वाले की बात करेंगे, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, ये गलत है मेरे भाई। क्या है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी को तो मेरे भाई कौन करता है, तो ये आता है मेरे भाई सेकेंड लॉ में। कहाँ में आता है मेरे भाई, सेकेंड लॉ में। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे अगर हम लोग, तो वो किस में प्रतिपादित किया गया है, ये बताएगा सेकेंड लॉ में। क्या बताएगा मेरे भाई, सेकेंड लॉ में। थर्ड लॉ इसमें नहीं आता भाई। अब थर्ड लॉ बोलता है क्या, पहली बात तो ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ होता है मेरे भाई, क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का ताप परम ताप शून्य पे ले जाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ले जाते हैं, तो उसके अंदर जो मेरे भाई एंट्रोपी होती है वो लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। और ये किसने बताया है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया गया है। क्या बताया मेरे भाई, एक बार और सुन लीजिए। जब भी हम किसी एनर्जी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दें कि उसका जो तापमान है वो लगभग कैसा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाए उसका, तो उस ऑब्जेक्ट की जो एंट्रोपी होगी वो लगभग क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो हो जाएगी। क्रिस्टलन फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टलन लाइन में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी या उसकी एंट्रोपी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, जीरो हो जाएगी। ये किसमें बताया गया है, तो ये बताया गया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और यहाँ पर बोला डायरेक्शन ऑफ एनर्जी को बता रहा है, जो कि ये गलत है, ये सेकेंड लॉ में आता है मेरे भाई। तो इसका मतलब, और आपसे ये पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये वाला करेक्ट नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। कि ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा मेरे भाई, क्यों, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। जो सेकेंड लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी की बात करो वो सेकेंड लॉ में आता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं मेरे भाई। व्हेन वाटर इज हीटेड टू द 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से उष्मा दी जाती है तो आयतन क्या होता है मेरे भाई। अब समझना गौर से क्या बोल रहा है ना। सपोज करो एक आइस क्यूब है, क्या मेरा भाई, आइस क्यूब। इस आइस क्यूब की अगर बात करेंगे मेरे भाई, सपोज करो कि आइस क्यूब है, क्या है मेरे भाई, एक आइस क्यूब है। जब भी हम लोग, अब आइस क्यूब का हम लोग मान लो कि इसका जो टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है मेरे भाई, है ना। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, समझना गौर से। ये आइस क्यूब को जब भी हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हीट प्रोवाइड करवाएंगे, क्या करवाएंगे मेरे भाई, हीट प्रोवाइड कराएंगे, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहले तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो आइस क्यूब है ये क्या होगा मेरे भाई, इसका जो टेम्परेचर सिकुड़ेगा मेरे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मेरे भाई सिकुड़ेगा, क्या करेगा, सिकुड़ना, ये सिकुड़ने का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, पहले तो क्या होगा, ये जो आइस क्यूब होगा ये क्या होगा मेरे भाई, तो ये सिकुड़ गया। सिकुड़ने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कुल मिला के इसका आयतन पहले तो क्या होगा मेरे भाई, तो वॉल्यूम इसका सबसे पहले तो क्या होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा मेरे भाई। क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज होगा। कुछ समय तक क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज मतलब कि कम होगा मेरे भाई। उसके बाद में क्या होगा, ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद में मेरे भाई इसका वॉल्यूम अचानक स्पॉन्टेनियसली मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, तो इसका अचानक स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगा मेरे भाई, इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा उसने
कि जब भी हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी आइस की बात कर रहे हैं हम लोग, या किसी भी यहाँ पर लिखा हुआ है चल शून्य, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं ना, 0 डिग्री पे क्या उष्मा दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हीट देंगे हम लोग तो सबसे पहले तो क्या होगा मेरे भाई, इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज होगा, और उसके बाद कुछ समय के बाद में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंक्रीज होगा। तो आपको यहाँ पर आयतन वॉल्यूम में बोला, व्हेन वाटर इज हीटेड टू द 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम, तो क्या है भैया, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज भी नहीं होगा मेरा, फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज ये भी नहीं होगा मेरे, फर्स्ट क्या होगा मेरा भाई, डिक्रीज होगा, और उसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, तो इसके बाद में इंक्रीज होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब भी किसी आइस को हम लोग क्या करें, टेम्परेचर देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस बोला इसलिए मैंने क्या ले लिया, एक आइस बॉल ले लिया, एक आइस क्यूब ले लिया मेरा, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरे भाई, तो इसका वॉल्यूम पहले तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा मेरा सिकुड़ का, जिसके कारण उसका वॉल्यूम क्या होगा मेरा डिक्रीज होगा, उसके बाद में इंक्रीज होगा। तो डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया मेरा भाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन विच वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। अब मेरा भाई देखना क्या बोल रहा है ना, तो वहाँ उष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें आयतन का मान स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो देखना मेरा भाई क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे हम लोग, जैसे सपोज तो कोई सिस्टम ही है, क्या है मेरे भाई, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को आइस क्यूब भी मान लो, इस सिस्टम को क्या मेरे भाई, किसी प्रकार से आपने क्या दे दी मेरे भाई, उष्मा दे दी, क्या दे दी मेरे भाई, हीट देने का काम किया, क्या कर रहा है मेरा भाई, हीट देने का काम करा। अगर इसका वॉल्यूम, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेरा भाई ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ना तो ये छोटा हुआ ना ही ये बड़ा हुआ, ना ही इसका वॉल्यूम क्या हुआ मेरे भाई, ना ही इसका वॉल्यूम क्या हुआ मेरे भाई, इंक्रीज हुआ, ना ही इसका वॉल्यूम क्या हुआ मेरे भाई, डिक्रीज हुआ, तो इस वाली अवस्था को क्या बोलेंगे, इस वाले पूरे सिस्टम को या इस वाले पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। क्या होता है मेरे भाई, आइसोकोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, आइसोकोरिक। इस आइसोकोरिक को एक और नाम से आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, जिसमें क्या होता है, किसी भी सिस्टम को क्या करने से हीट देने पर, क्या देने पर मेरे भाई, उस सिस्टम के भैया वॉल्यूम में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई, कांस्टेंट अगर हो जाए मेरे भाई, क्या हो जाए मेरे भाई, कांस्टेंट अगर हो जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं भाई आइसोकोरिक, और इसको हिंदी में मेरा भाई आइसोकोरिक के नाम से ही आता है ना। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाता है मेरा भाई, तो वो किस में होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। और आप लोगों से क्या बोला उसने, वहाँ उसमें भी प्रक्रिया जिसमें आयतन का मान स्थिर रहता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है मेरा भाई, क्या होता है मेरा भाई, वॉल्यूम क्या रहेगा मेरा भाई, तो वॉल्यूम मतलब कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट का में रहेगा मेरे भाई, तो वॉल्यूम जो कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई आइसोकोरिक में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों को है ना, इन दोनों का केमिस्ट्री से कोई मतलब फिजिक्स से कोई लैंग्वेज मतलब थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोई मतलब का नहीं है, ये दोनों इस प्रकार की कोई प्रोसेस टाइम में थर्मोडायनेमिक्स नहीं होती है। हाँ, एक होती है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसीजर क्या होता है, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, तो एडियाबैटिक में आपको ये बता देता हूँ क्या होता है एडियाबैटिक। इसमें क्या होता है मेरा भाई, सिस्टम में किसी प्रकार से क्या होता है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता मेरे भाई, है ना, डज नॉट क्या मेरे भाई, हीट ट्रांसफर इन एनी सिस्टम। क्या बोला मेरा भाई, इसका मतलब क्या होता है मेरा भाई, एक ऑब्जेक्ट ऐसा जिसमें किसी प्रकार का मेरा भाई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो, इसमें हीट से कोई मतलब नहीं मेरा भाई, ना ही इसमें हीट देगा ना ही ये हीट लेगा मेरा भाई, है ना। तो ये सब सिस्टम क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेरा भाई एडियाबैटिक। तो इसमें किसी प्रकार से हीट ट्रांसफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा था कि जिसमें भैया वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आयतन स्तर होता है, वहाँ उष्मागतिकी काय में होती है मेरे भाई, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। और नीचे अगर बात करें क्षेत्रीय प्रक्रिया, समानुपाती प्रक्रिया, इसका किसी प्रकार का थर्मोडायनामिक या उष्मागति से कोई भी संबंध नहीं है। एक ये कैसी एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो कि थर्मोडायनामिक में इसका यूज़ नहीं होता। थर्मोडायनामिक में दो का यूज़ होता है, तो बता दिया आइसोकोरिक का मतलब क्या है, जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर, यहाँ तो ये हीट लेता है ना ही ये हीट देता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वें वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कहाँ है 11वां वाला क्वेश्चन मेरे भाई, तो 11वां वाला क्वेश्चन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट, दीज फोर्सेज आर ऑलवेज। अब ये बोले जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु को वापस बल लगाती है, यहाँ बल हमेशा होता है। ध्यान रखना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है मेरा भाई, वो कैसा होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अनदर रिएक्शन। क्या बोलता है मेरे, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द
नेक्स्ट रिएक्शन या अपोजिट टू द नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता है ना। प्रत्येक प्रक्रिया का मतलब अगर हम लोग किसी भी क्रिया को करते हैं तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, ध्यान रखना। अब बोला क्या उसने, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ का थर्ड लॉ है मेरे भाई, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि एक प्रतिक्रिया हम लोग करते हैं, किसी को अगर हम जोरदार क्या हुआ, स्लेप करा मेरे भाई, तो जितनी स्पीड सामने स्लेप का जितना उसको चाटा का महसूस हुआ उतना ही आपके हाथ पे महसूस हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना। तो ये हमेशा इक्वल रहेगा, लेकिन आपकी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग रहेगी। और आपसे पूछा यही है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु वापस बल लगाती है, यहाँ बल हमेशा होता है। अब जैसा उसको इसको अगर मैं किसी दीवार को अगर हम लोग पुश कर रहा हूँ तो वो उतना ही पुश हमको कर रही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। अब क्या बोल रहा है मेरा भाई, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन, बिल्कुल सही है मेरा भाई। इसके लिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरा भाई, क्या है, इक्वल है ना। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा मेरा भाई और अपोजिट डायरेक्शन होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, तो इन सब की तो बात ही नहीं करते मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन आपको क्या मिल गया, तो ये बल हमेशा होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पर रखना स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मेरा भाई, यहाँ पर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं मेरा भाई, स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, फोर्स। किसी भी दीवार को जब हम लोग क्या करते हैं मेरा भाई, पुश करते हैं, तो वो दीवार में जरा सा भी क्या डिस्प्लेसमेंट आता है, क्या नहीं आता, लेकिन उतना ही फोर्स वो हम पे भी अप्लाई कर रही है, लेकिन हम सबकी फोर्स की डायरेक्शन वो अलग अलग होती है। तो ये इधर फोर्स लगा रहा हूँ, उधर से वो फोर्स लगा रही है, इधर फोर्स पर ये वाले खाते क्या लगा। अगर हम दोनों को एक दूसरे फोर्स लगा रहे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ हो नहीं रहा, जितना फोर्स इस हिसाब से लग रहा है उतना ही फोर्स इस हिसाब से लग रहा है। तो ये क्या हो रही है मेरा भाई, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है मेरे भाई वो कैसी है मेरे भाई, अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यार ना स्ट्रेंथ की बात करें तो इक्वल स्ट्रेंथ बता रहे हैं। अभी जब तक नहीं हिलेगा, जब तक आप लोग सपोज को 10 न्यूटन का बल यहाँ से लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा मेरा भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो यही वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु बल लगाती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है, ये हमेशा किसके, तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ होती है, अपोजिट इन द डायरेक्शन होता है। तो ये इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही है। जब आंसर नंबर फर्स्ट बोल मिल गया हमको तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई, है ना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टू द, घर्षण बल हमेशा क्या करता है, ठीक है ना। अब घर्षण की डेफिनेशन बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है ना। जब भी किसी सरफेस की बात करेंगे मेरे भाई, किसकी बात करेंगे, कोई भी सरफेस होती है मेरे भाई, अगर उसको तुम माइक्रो लेयर के स्टेट पे जाओ तो वो सरफेस होती है कुछ ऐसी खुरदुरी टाइप की, क्या होती है मेरे भाई, खुरदुरी टाइप की होती है मेरे भाई, है ना। तब उसको यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, क्या रखा हुआ मेरे भाई, एक बॉक्स रखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग वो फोर्स अगर अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, किस वाली डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन बता रहा मैंने, है ना। तो ये क्या करेगा मेरा भाई, तो ये जो सरफेस है मेरे भाई, जो खुदी वाली सरफेस है ना, ये इसके मोशन में क्या होगी मेरी, बाधा उत्पन्न करेगी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये सरफेस के इधर के साइड में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी मेरे भाई, फोर्स लगाएगी, क्या लगाएगी मेरे भाई, फोर्स लगाएगी। जब थोड़ा ये ऑब्जेक्ट को जाना है आगे, क्या जाना है मेरे भाई, आगे जाना है, इसको जाना चाहिए इस टाइप से, क्या जाना है इधर के साइड में, लेकिन ये सरफेस क्या कर रही है मेरे भाई, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है मेरे भाई, फोर्स लगा रही। तो मोशन क्या है मेरे भाई, तो मोशन के अपोजिट साइड में, किस में मेरे भाई, मोशन के जिधर ही मोशन हो रहा है मेरे भाई उसके अपोजिट साइड में क्या लगाता है मेरा भाई, तो उसके अपोजिट साइड में क्या होता है मेरा भाई, फ्रिक्शन काम करता है। क्या करता है मेरा भाई, फ्रिक्शन जो काम करता है मेरा भाई वो कैसे काम करता है, तो फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन एक तरह का बल है, बल का मतलब एक फोर्स है, क्या मैंने, एक तरह का फोर्स है फ्रिक्शन, क्या करता है, जो कि कहाँ लगता है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है मेरा भाई, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना। और ये क्या करती है मेरे भाई, ये सदैव वस्तु को रोकने का प्रयास करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है मेरे भाई, है ना। जैसे कि हम लोग, इसके एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, जैसे कि हम लोग कभी भी किसी चिकनी सतह पर चलते हैं तो हमको रोकने का प्रयास करिए, हमको आगे जाना है तो हमको फ्रिक्शन कारण क्या करता है मेरा भाई, वो रोकने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो हमको पीछे धकेलना काम करता है। तो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, जो कि क्या करता है मेरे भाई, तो अपोजिट डायरेक्शन लगता है मोशन के, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, क्या घर्षण बल हमेशा क्या करता है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की गति बढ़ाता नहीं, वस्तु की गति नहीं बढ़ाएगा मेरा भाई, है ना, ये तो गलत है। वस्तु की गति बनाए रखने के लिए मेंटेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखेंगे बाद में, वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, ठीक है ना। ये मेंटेन करके भी रखता है मेरे भाई, मेंटेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, वस्तु की गति बनाए नहीं रखता ये, ठीक है ना, ये रोकने का काम करता है। सी ऑप्शन की बात में करना है, क्या बोल रहा है मेरा भाई, वस्तु को आगे की ओर गति देने के लिए काम करता है, ये भी गलत है मेरे भाई, आगे की ओर नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है मेरा भाई, है ना। क्या बोला है, वस्तुओं की गति का प्रतिरोध करता है मेरा भाई, ये बताया मैंने आपको ना, ये ऑब्जेक्ट इसको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है मेरा भाई, तो इस वस्तु की गति को मेरा भाई प्रतिरोध कर रहा, मतलब रोकने का प्रयास कर रहा है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है मेरा भाई, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरा भाई,
13 व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन रिगार्डिंग द सेलेस्टियल बॉडी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आकाशीय पिंडों के संबंध में क्या समझाता है। अब मेरे भाई समझना और से, आप लोग आइजैक न्यूटन का नाम जानते हो मेरे भाई, क्या जानते हो, आइजैक न्यूटन का नाम। उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ग्रेविटेशनल का एक कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। पहले इस लॉ की बात कर रहे थे मेरे भाई, है ना। इन्होंने बताया आइजैक न्यूटन ने, किसने मेरे भाई, आइजैक न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल लॉ दिया। क्या दिया मेरे भाई, ग्रेविटेशनल लॉ की बात करेंगे, है ना। और ये लॉ कैसा मेरा भाई, यूनिवर्सल है। क्या है मेरा भाई, यूनिवर्सल है, मतलब सब दूर एक जैसा काम करता है मेरा भाई, कहीं पर भी चलेगा ना। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ सबसे पहले किसने दिया मेरा भाई, ये पूछ लेता है आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया मेरा भाई, न्यूटन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अब ये क्या बोलता है, जब भी, इसका मतलब क्या होता है मेरे, जब भी दो बॉडी की बात करते हैं मेरे, क्या बात करते हैं, दो बॉडी, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मेरे भाई, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ लो r है ना। ये है इसका मास की बात करें m1, इसकी मास की बात करेंगे m2 की बात करेंगे। इन्होंने क्या करा कि इन दोनों बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, दोनों मासेस के मल्टीपल के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है मेरा भाई, है ना। अगर इन दोनों बॉडी के बीच में अगर फोर्स बढ़ाना है तो इन दोनों के मास को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक रिलेशन देता है इनने कि ये फोर्स ऑल्सो क्या होता है मेरे भाई, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों इक्वेशन की बात करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब आपस में मिलाया गया तो ये हो गया डायरेक्ट करके F = m1 में डायरेक्टली पूछना m1 m2 अपॉन में r1 r2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। यहाँ पर मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी, और ये डिस्टेंस है। जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है मेरे भाई g। क्या लगता है मेरे भाई, g, m1 और m2 अपॉन में r स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ये बता क्या रहा है, तो ये इसका बताने का तात्पर्य ये था कि जब भी हम दो बॉडी के बीच में फोर्स इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल जो रहेगा भैया, मास के मल्टीपल का क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर दो बॉडी अगर जब बहुत ज़्यादा पास रहेगी मेरे, जितनी पास बॉडी रहेगी मेरे भाई उतना कम उसके अंदर फोर्स लगेगा, और जितनी दूर ज़्यादा बॉडी रहेगी मेरे भाई उसके अंदर उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा मेरे भाई, है ना। और यहाँ पर अगर आपसे कभी कभी क्या करता है, ये जी की बेस भी पूछ लेता है, तो इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं मेरे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके वैल्यू पूछ लेता मेरा भाई 6.67 × 10⁻⁻11 होती है मेरे भाई इसकी यूनिट। क्या होती है मेरे भाई, इसकी यूनिट ये होती है मेरे भाई ना। तो ये कभी कभी वैल्यू पूछ लेता। चलिए ये तो मैंने आपको जानकारी बता दी। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट की क्या होते हैं मेरे भाई, एक तो होती है मेरे भाई उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब करो हमारी अर्थ है, क्या मेरे भाई, अपनी अर्थ है ये, तो इसके आसपास क्या होगा मेरे भाई, इसके आसपास अपनी एक क्या होगी मेरे भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इसके आसपास। और अगर आपको पता तो हमारा जो मून होता है मेरे भाई, क्या होता है मून, ये मून हमारे आसपास इसलिए घूम पा रहा है मेरे भाई कि इसका भी एक क्या होगा मेरे भाई, इसका भी एक एरिया होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल एरिया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये इसको क्या करता है, रिपल करता है मेरे भाई। क्या करता है मेरे भाई, रिपल करता है। इसलिए ये जो बॉडी है मेरे भाई, ये जो मून है मेरे भाई, ये इसके आसपास क्या करता है मेरे भाई, गति करवा के रखता है। और ये किसकी वजह से होता है मेरे भाई, जो जी एल की वजह से होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, इसके आसपास घूमता रहता है। अब क्वेश्चन की बात, घर्षण बल हमेशा क्या करता है, ये तो उसमें आ गया मेरे भाई, है ना, इसका क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर समझ लेना आप लोग, है ना, इसका क्वेश्चन का, इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया मेरे भाई। ये पूरी चीज़ कहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, घर्षण बल क्या करता है, ये तो हमने कर लिया ना, है ना, मोशन को बनाना रखा ना। ये 13वें क्वेश्चन का मैंने आपको बेसिक यहाँ बता दिया मेरे भाई, है ना। तो कुल मिला के इसको मैं थोड़ा यहाँ से याद ना, 13वां जो क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई उसका बेसिक बताया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की बात करी तो ये होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, ये होता है, और जी की वैल्यू आपको 6.67 में याद रखनी है ना। इस पूरे का एक्सप्लेनेशन मेरे भाई 13 के लिए करा मैंने ना, 13 वाला क्वेश्चन के लिए। तो 13 वाला क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट में उतार लेना। 13 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे, व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन द रिगार्डिंग द सेलेस्टियल बॉडी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आकाशीय पिंडों के संबंध में क्या दर्शाता। तो सितारों के रंग नहीं, कलर ऑफ स्टार का मतलब नहीं होता मेरा भाई, कोई मतलब नहीं इसका, तो इसको नहीं दर्शा उसने। अरे यार ये बहुत थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा बेटा, है ना। तो क्या बताता मेरा भाई, तो ये बताता मेरा भाई सितारे कलर नहीं बताता मेरा भाई। इसके बाद बोलो उल्का वर्षा की घटना, ये भी नहीं होता मेरे भाई। इसके बाद बोलता फोर्थ रन ऑफ दिस, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अभी बताया मैंने आपको ग्रेविटेशनल लॉ के वजह से ही क्या होता है मेरा भाई, इसकी जो टेरिटरी में क्या होता है मेरा भाई, एक अपने पास में जो मून है मेरा भाई, ये मून है, ये इसी यूनिवर्सल लॉ के कॉन्सेप्ट के कारण मेरे भाई क्या करता है, गति करता रहता है मेरे भाई। इसका अपना क्या है मेरे भाई, तो इसका अपना एक क्या है, तो यहाँ पर इसका सेंटर है, इसका अपना एक मास है मेरे भाई m1, इसका अपना क्या है भैया, एक m2 मास है मेरे भाई। तो ये क्या करता है मेरे भाई, और इसकी अपनी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण क्या होता है मेरे भाई, ये इसको बना के रखता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये बताता मेरा गुरुत्वाकर्षण लॉ बताता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा मेरे भाई।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। What phenomena explain why a ship made of iron and steel does not sink in the sea water? कौन सी घटना बताती है कि लोहे और स्टील से बना जहाज समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता? बहुत शानदार क्वेश्चन मेरी, टेक्निकल क्वेश्चन समझना कोर्स है ना। तो एक होता है मेरे भाई सबसे पहले बायंसी फोर्स। क्या होता है मेरे भाई? बायंसी। सपोज करो कि ये कोई सा सी है, अब मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका सी है, अच्छी तरह देखना मेरा भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इजी तरीके से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है। एक होता है सपोज करो यहाँ पर कोई सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये एक शीप है आपके पास में। क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट है, शीप है, ना, ये आपके पास में एक शीप है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब ये शीप है मेरे भाई, है ना, आपके पास में एक ये शीप, मतलब एक प्रूफ बना दो कुछ है, ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है मेरे भाई। क्या कर रहा है मेरे भाई? फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेगा? एक लिक्विड फोर्स होता है मेरा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? लिक्विड के द्वारा एक फोर्स दिया जाता है मेरे भाई, जो कि कौन सी डायरेक्शन में होता है मेरे भाई? तो अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा मेरे भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है मेरे भाई? एक फोर्स होता है। क्या होता है मेरे भाई? एक फोर्स होता है जो कि किसके द्वारा दिया जाता है मेरे भाई? तो लिक्विड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? किसी भी लिक्विड के द्वारा एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जो कि कौन सी डायरेक्शन में होता है मेरे भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोंसी फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बायोंसी फोर्स बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला मैंने आपको कि ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल है, छोटे 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 मॉलिक्यूल है इसके। इस मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है मेरे भाई? एक फोर्स लगता है जो कि कौन सी? अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पर लगता है मेरे भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है मेरा, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है मेरे भाई, इस फोर्स को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो इस फोर्स को बोलते हैं मेरे भाई बायोंसी फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बायोंसी। वो मैंने आपको वहीं पर ऐसा कैसा समझा रखा। अब ये होता क्या है बायोंसी फोर्स? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है ना, बायोंसी फोर्स होता है मेरे भाई अपवर्ड डायरेक्शन में लगता ही है। अब ये करता है क्या है? होता क्या है कि जब भी अपन किसी शिप की बात करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे मेरे शिप का? अब इस शिप किससे मिलकर बना हुआ मेरे भाई? तो ये बना हुआ लोहे से, आयरन से मिलकर बना हुआ मेरे भाई। किससे मिलकर बना हुआ? और अगर बात करें स्टील से मिलकर बना हुआ। अब क्या होता है, ये आयरन से बनने के बाद भी तो इसका क्या होगा मेरे भाई? तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या होगा मेरे भाई? कम होता है। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है मेरे भाई, तो वॉल्यूम ध्यान रखना मेरे भाई, आयरन से बनने की वजह से इसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई? तो इसका वॉल्यूम होता है मेरे भाई कम होता है। क्या होता है मेरे भाई? कम। और इसका वॉल्यूम कैसा है मेरे भाई? तो इसका वॉल्यूम है मेरे भाई ज़्यादा। क्या होता है मेरे भाई? इसका वॉल्यूम कैसा है मेरे भाई? तो वाटर का जो वॉल्यूम है मेरे भाई वो कैसा है? अधिक है। क्या है मेरे भाई? अभी के कंडीशन में, ठीक है। तो करना क्या है, इसका वॉल्यूम अगर मेरे को इंक्रीज़ करना है मेरे भाई, क्या करना है? इंक्रीज़ करना है। और इसका वॉल्यूम अगर मेरे को घटाना है मेरे भाई, तो क्या करना पड़ेगा? शिप का जो शेप है वो ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या कैसा है? शिप का जो शेप है वो ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम क्या करे? पानी को हटाए। अब ये मैक्सिमम पानी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा मेरे भाई। क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर डिस्प्लेस करेगा पानी को, क्या करेगा? डिस्प्लेस का मतलब हटाएगा। डिस्प्लेस करेगा किसको बेटा? वाटर को। क्या करेगा? वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरे भाई? वॉल्यूम जो रहेगा किसका? शिप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिप का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और ऑटोमेटिकली मेरा भाई क्या हो जाएगा? जो सी लेवल होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई? लेस हो जाएगा। अब हुआ क्या मेरा भाई? शिप का शेप उसने ऐसे बनाया है जिससे क्या हुआ? शिप के शेप के कारण क्या हुआ मेरे भाई? उसने मैक्सिमम पानी को क्या करा? डिस्प्लेस करा। क्या करा? डिस्प्लेस करा। जिससे सी लेवल जो था मेरे भाई उसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई? क्या हो गया? कम हो गया। अधिक था पहले। ध्यान रखना वॉल्यूम, अगर मेरी बात सुनना गौर से, वॉल्यूम आपको शिप का अधिक रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा मेरे भाई? शिप का वॉल्यूम अधिक रखना पड़ेगा। अगर पानी का वॉल्यूम, अगर सी लेवल का वॉल्यूम अगर मेरे भाई अधिक हो गया तो इसका मतलब शिप उसके अंदर इमर्ज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर सिंक हो जाएगा मेरा भाई। और ये रिलेशन जो होता है मेरा भाई सामने बाद में अभी मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये वाटर डिस्प्लेस कर दिया उसने, जिसके कारण क्या होगा मेरा भाई? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। किसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? तो वॉल्यूम शिप का वॉल्यूम जो था मेरा भाई, किसका मेरा भाई? शिप का जो वॉल्यूम था वो क्या होगा मेरा भाई? वॉल्यूम ऑफ शिप क्या हो गया मेरा भाई? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया मेरा भाई? इंक्रीज हो गया। और सी वाटर क्या हो गया मेरा भाई? सी वाटर की बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा भाई? सी वाटर का वॉल्यूम क्या होगा मेरा भाई? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया मेरा भाई? डिक्रीज हो गया। अभी इस पर वापस से लेकर आते हैं हम लोग, है ना। अब एक बात बताता हूँ आपको, एक रिलेशन याद रखना आप लोग, काय में? वॉल्यूम में और डेंसिटी में। क्या होता है मेरा भाई? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा मेरा भाई, वॉल्यूम और डेंसिटी का जो रिलेशन होता है मेरा भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। क्या का होता है मेरा भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है मेरे भाई। किसका होता है? इन्वर्सली होगा। मतलब जिस चीज़ का वॉल्यूम जितना अधिक होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम रहेगी मेरे भाई, है ना। इसका मतलब शिप का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हुआ, अधिक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? तो ये हाई इंक्रीज होगा। मतलब इसका क्या होगा मेरा? लार्ज वॉल्यूम है मेरा भाई।
अगर लार्ज वॉल्यूम होगा तो इसका मतलब क्या होगा मेरा भाई, इसकी डेंसिटी क्या होगी मेरा भाई, डेंसिटी क्या होगी मेरा भाई, इसकी डेंसिटी लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरा भाई, लेस हो जाएगी। कभी कभी आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो वॉल्यूम के फॉर्म में पूछ लेता है मेरा भाई, वो कभी कभी क्या डेंसिटी के फॉर्म में भी पूछ लेता है। वो इसकी डिक्रीज है, डिक्रीज का मतलब क्या है मेरा भाई, इसका डिक्रीज का मतलब होता है इसका वॉल्यूम क्या है मेरा भाई, वॉल्यूम लेस है, तो इसका डेंसिटी कैसी हो जाएगी मेरा भाई, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी मेरा भाई लार्ज डेंसिटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मेरा भाई, मैक्सिमम हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, है ना। अब इसमें कभी कभी वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछ लेता, वो कभी कभी डेंसिटी से क्वेश्चन पूछ लेता। कभी कभी क्या होता है कि अगर शिप को अगर आपको फ्लोट करना है किसी पानी पर, तो उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, उस पानी से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, समान होना चाहिए, या फिर अपरिवर्तित होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो शिप का वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। किससे, वो जो जिस पे सरफेस पे हम लोग फ्लोट कर रहा उस वॉल्यूम से, उस पानी के या उसमें समुद्र का जो जल भरा हुआ है, सी लेवल का जो वाटर भरा हो, उसके वॉल्यूम से शिप का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके शिप क्या करेगा, उसके ऊपर फ्लोट आसानी से कर पाएगा। और अगर डेंसिटी के टर्म में पूछे आप लोगों से, क्या पूछे, डेंसिटी के टर्म में पूछे कि भैया अगर शिप को फ्लोट करवाना आपको किसी पानी पर, तो उसकी डेंसिटी कैसी होना चाहिए, तो वाटर की डेंसिटी से हमेशा याद रखना कम होना चाहिए, कम या बराबर चलेगी। सपोज करो शिप की जो डेंसिटी वो लगभग 10 है, तो वाटर की डेंसिटी 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम होगी या उसके इक्वल भी होगी तो चलेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गई, अगर किसकी डेंसिटी, अगर वाटर की डेंसिटी से अगर ज़्यादा मेरे भाई शिप की डेंसिटी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो शिप उसमें सिंक हो जाएगा। ध्यान रखना, वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा तो यार ना वाटर से अधिक वॉल्यूम होना चाहिए शिप का, और डेंसिटी के टर्म में पूछेगा तो डेंसिटी कैसी होना चाहिए शिप की, कम होना चाहिए मेरे भाई। इसी की वजह से शिप उसके ऊपर फ्लोट हो पाता है। अगर हम आइस की बात करें तो आइस भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। आइस की बात करें तो आइस फ्लोट इसलिए कर पाता है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है मेरा भाई वो वाटर से कम होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है मेरा भाई, वाटर से ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक रिलेशन बता दिया। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपको वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा और कभी कभी डेंसिटी के टर्म में पूछेगा। अब एक बात और, यहाँ पर जो बायनेंसी का मतलब बताया गया है, बायनेंसी का मतलब होता है क्या है, तो बायनेंसी कुछ नहीं होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है मेरा भाई, फोर्स होता है, और ये फोर्स किसके इक्वल होता है मेरा भाई। सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बकेट में क्या ले लेते हैं मेरे भाई, पानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे भाई, पानी ले लेते हैं। यहाँ पर बकेट में एक पानी ले लिया मेरे भाई, है ना। सपोज करो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं, इसमें क्या गिरा रहे हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्ट। इसका कुछ मास होगा मेरा भाई, क्या होगा मेरा भाई, मास बोल दो, इसका कुछ वेट बोल दो मेरा भाई, कुछ भी बोल दो इसका ना। अब सपोज करो ये मास जब इसमें हमने गिराया गया है, तो इसके अंदर क्या होगा मेरा भाई, इतना ही वाटर इसमें क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से क्या जैसे छपक करा तो आप में से पानी बाहर निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया, पानी बाहर आ गया मेरे भाई। अब यहाँ पर जो वाटर कंटेंट बाहर निकला है, मतलब वाटर को क्या कर दिया मैंने भाई, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया मैंने, डिस्प्लेस का मतलब यहाँ से है ना, तो वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया। तो ध्यान रखना, ये जो क्या था, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था जिसको इसमें इमर्स करा हुआ है ना, इसमें एक फोर्स लगा हुआ, तो इस फोर्स जो होगा मेरा भाई ये किसके इक्वल होगा, तो वाटर जो भी डिस्प्लेस हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर या इसके मास के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायनेंसी। बायनेंसी क्या होता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है। ये मोशन कब आता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, और ये फोर्स किसके इक्वल होता है मेरे भाई, जो भी आपने कंटेंट ऑब्जेक्ट डाला है उसमें जितना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है मेरे भाई। क्या, जितना आपने उस ऑब्जेक्ट को डाला उसका वेट जितना होगा या उसका वॉल्यूम जितना होगा मेरे भाई, उस वॉल्यूम के इक्वल रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा, किसका, जो डिस्प्लेस वाटर हुआ उसका वॉल्यूम उसके इक्वल रहेगा। इसी को हम लोग बायनेंसी फोर्स कहते हैं, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के लिए था। अब उसने क्वेश्चन किया, व्हाट फिनोमेना एक्सप्लेन व्हाई शिप मेड ऑफ आयरन स्टील डज नॉट सिंक इन द वाटर। कौन सी घटना बताती है कि लोहे और स्टील के बने गए जहाज समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता है। तो मेरा भाई बायनेंसी फोर्स की वजह से। किसकी वजह से मेरा भाई, बायनेंसी फोर्स की वजह से। तो क्या होता है बायनेंसी फोर्स, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है मेरा भाई, जो शिप को देता रहता लगातार। क्या देता रहता मेरा, शिप को देता रहता लगातार, जिसके कारण क्या होते हैं मेरे भाई, तो डेंसिटी ऑफ शिप क्या हो मेरे भाई, लेस रहती है, और जिसके कारण डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है। और ये हमको चाहिए कि शिप को चलाने के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा क्या होना चाहिए मेरे भाई, ग्रेटर होना चाहिए मेरे भाई, लेस होना चाहिए मेरे भाई, किससे, तो ऊपर वाले से। और वॉल्यूम की बात करें तो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बायनेंसी फोर्स की घटना होती है। अब इससे रिलेटेड इतना बड़ा क्यों बताया कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। इन वाट सिनेरियो डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड। किसी स्थिति में कोई वस्तु द्रव की सतह पर, बिहार बताया मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना। व्हेन इन डेंसिटी इज ग्रेटर देन द लिक्विड, ये तो मेरा भाई गलत। जब इसका व्हेन इन डेंसिटी इज इक्वल टू द, ये भी गलत। व्हेन इन डेंसिटी इज लेस देन द लिक्विड, है ना। उसके बाद व्हेन इट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको फ्लो करना है मेरे भाई, क्या वो अभी बताया मैंने आपको, तो क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो वाटर की डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा व्हेन इट डेंसिटी इज इक्वल, ये इक्वल
इक्वल तो होगा नहीं, ग्रेटर देन भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा मेरे भाई। अरे यार शिट, है ना, अरे यार थोड़ा सा मैं ना, तो यहाँ पर पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या फ्लोट कर पाएगा, व्हेन इन डेंसिटी इज ग्रेटर, ये तो गलत हो जाएगा, व्हेन इन डेंसिटी इक्वल, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है मेरा, ये भी गलत है। व्हेन इन डेंसिटी इज लेस देन, क्या मेरे भाई, लेस देन किससे मेरा भाई, लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा मेरा भाई, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी वाटर फ्लो तब कर पाएगी जब उसकी डेंसिटी क्या होगी मेरा भाई, लेस देन रहेगी किसकी, उसके लिक्विड के। और वॉल्यूम के टर्म में अगर क्वेश्चन पूछता तो मेरा भाई क्या होता, तो वॉल्यूम के टर्म में ये पूछते भैया, तो वॉल्यूम इज मोर देन द वाटर ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर के। अगर वॉल्यूम के टर्म में पूछता तो भाई लार्ज होता है, और अगर डेंसिटी टर्म में पूछा तो लेस होना चाहिए मेरे भाई, है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तब जाके वो फ्लोट कर पाएगी कोई भी चीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 16 का है, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में ऊष्मा ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत कौन सा था मेरे भाई। तो प्राचीन काल में मेरी बात सुनना मेरे भाई, क्या होता है, लकड़ियों का यूज़ बहुत सारा करते थे हम लोग, क्या करते हैं मेरे भाई, लकड़ियों का। कहीं कहीं पर अभी गाँव में बेटा इसका यूज़ आज भी करते हैं। जब हमारे घर में हमारी माता राम खाना बनाते थे तो चूल्हा हुआ करता था, क्या हुआ करता था मेरे भाई, चूल्हा हुआ करता था। तो मम्मी क्या करती थी, चूल्हे पे रोटी जब बनाती तो उसको लकड़ी से जलाकर कंडे और लकड़ी का यूज़ हम लोग करते थे। तो ये क्या मोस्ट कॉमन यूज जो था मेरे भाई स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या था मेरे भाई, तो वुड, लकड़ी था मेरे भाई, क्या था मेरे भाई, लकड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इजी क्वेश्चन था 7, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो क्या जीवाश्म ईंधन जलाने का एक मुख्य नुकसान क्या होता है मेरे भैया ना, ग्लोबल वार्मिंग में कमी, नहीं ये तो गलत है, ग्लोबल वार्मिंग तो भैया क्या इंक्रीमेंट हो रहा है ना। वायु की गुणवत्ता में वृद्धि, नहीं, गुणवत्ता पे तो भैया इसकी रिलीज होती है। इसके बाद में अम्लीय ऑक्साइड का विमोचन, हाँ ये बिल्कुल सही है मेरा भाई, क्या मेरा भाई, ये बिल्कुल सही है, क्या बोल रहा है, रिलीज ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, है ना। इसके फोर्थ वाला प्रमोशन ऑफ द एनिमल है, ये भी गलत है मेरे भाई, प्रमोशन का है, तो डिमोशन करता है मेरे भाई, तो ये भी गलत है मेरे भाई। इनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करता है मेरे भाई, जबकि ये तो इसके रीज़न है, ठीक है ना। तो क्या वायु गुणवत्ता में क्या, ये क्या बोल रहा है, अम्लीय ऑक्साइड की विमोचन करता है, रिलीज ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है मेरे भाई, जो कि वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो NO2 के ऑक्साइड और SO2 के ऑक्साइड मेरा भाई, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं मेरे भाई जो कि वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या ऑक्साइड क्या करते हैं, ये ऑक्साइड क्या होता है मेरा भाई, वाटर वेपर से कंटेंट से मिल जाते हैं, जिसके कारण एसिड रेन का इसका मेन खतरा बना होता है। एसिड रन क्यों होते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं मेरे भाई, क्या एसिडिक ऑक्साइड होते हैं मेरे भाई, ये क्या करते हैं मेरे वाटर कंटेंट मतलब कि अपने बालों से रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन के लिए खतरा बनते हैं। और एसिड रेन क्या करती है मेरे भाई, कोरोजन ऑफ एनी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेरे भाई। स्किन त्वचा का जो कैंसर होता है उसकी वजह से होता है ना मेरे भाई। जो ताजमहल जो सफ़ेद कलर का जो मेरा भाई वो उसका जो संगमरमर वो तड़कना चटकना जो हो रहा है मेरा भाई, वो एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। तो कुल मिला के मेरा भाई क्या है, जलाने का मुख्य कारण क्या होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड का विमोचन, ये इसका राइट आंसर है मेरा भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, है ना। जब किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाता है तो कार्य क्या होगा, है ना। चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा भाई, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब मेरी बात सुनना मेरे भाई, इसके लिए 2-3 चीज़ याद रखना आप लोग ना। ये सब उसको एक सरफेस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट की बात करेंगे मेरे भाई, इस ऑब्जेक्ट पर अगर बात करें तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, है ना, तब उसको यहाँ पर फोर्स दिया मैंने, क्या दिया मेरे भाई, फोर्स दिया। अगर हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई करवाएंगे मेरे भाई इसी डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का इसी डायरेक्शन में जाना इंपॉर्टेंट, याद रखना उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर हम लोग फोर्स इसको ऐसे दे रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। सपोज करो फोर्स अगर हमने दिया इस पर, क्या दिया, और सपोज करो फोर्स देने के बाद में ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे चल गया, तो ये ऑब्जेक्ट कम से कम यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक आ गया ऑब्जेक्ट ना। इसका सेंटर की बात करें तो ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर की बात करें तो ये रहा। सपोज करो फोर्स देने के बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का क्या कर लिया मेरे भाई, तो ये डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसने ट्रेवल कर लिया इतना था इतना, फोर्स अप्लाई करा और यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा मेरे भाई, वर्क डन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, और वर्क डन का जो फार्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक वर्क डन हुआ। तो वर्क डन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मेरे भाई, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाना है तो वो बॉडी क्या उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, डिस्प्लेस होना चाहिए। सपोज करो अब एक और घटना बताता हूँ। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन में, और ये जरा सी भी नहीं हिली। जरा सी भी हिलने का मतलब होता है इसमें मतलब ये जरा सी भी अपने पॉइंट से हिली नहीं, मतलब अगर जरा सी भी अपने हिसाब से नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया मेरे भाई, जीरो हो गया। अगर मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाता है तो वर्क बराबर पे क्या होता है मेरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो जीरो हो गई मेरे भाई। तो आपको सबको पता है
फोर्स इंटू जीरो मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट में क्या बताया, जब किसी वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर मेरे भाई क्या शून्य का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो गया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य होगा। बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्या द वर्क डन वुड बी जीरो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी भी देख लेते हैं, द वर्क डन वुड बी इक्वल टू, नहीं, द वर्क डन वुड बी इनफाइनाइट, नहीं, वर्क डन वुड बी नेगेटिव, नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कार्य शून्य हो जाएगा, डी बराबर जीरो होगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। वो आपको यहाँ से पता लग गया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वर्क। अब एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन है ना। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना, वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंट है ना। सबसे पहले मेरे क्या कहिए, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या मेरा भाई, एक ऑब्जेक्ट है ये सपोज करो, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, कोई बैग है मेरे को उठाना है, क्या करना है मेरे भाई, जैसे कोई सा बैग है मेरे को वो उठाना है मेरे भाई, क्या करना, उठाना है। अब बैग उठाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा, थोड़ा नीचे अगर मैं झुकूंगा तो वो मैंने क्या करा मेरा भाई, वर्क करा। क्या करा मेरा भाई, वर्क करा। क्या करा मेरा भाई, वर्क दिया। मैं थोड़ा सा, वर्क का मतलब क्या होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्या अपनी बॉडी को क्या फोर्स, थोड़ा सा रोटेशन दिया तो मेरी बॉडी झुकी, अब मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरे पास। तो मैंने फोर्स दिया तो इसका मैं फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। और क्या करा मैंने, वर्क दिया। अब वो बॉडी से मैंने उठाया, उस बैग को उठाया मैंने इस टाइप से ऊपर ले आया। अब हुआ क्या था मेरे भाई, मैंने जो वर्क दिया उस बॉडी को, तो वो कौन सी मेरा भाई, तो एक पोटेंशियल एनर्जी दी मैंने उसको। क्या दी मैंने भाई, तो मैंने एनर्जी का ट्रांसफर करा। मेरी जो एनर्जी थी मेरा भाई काइनेटिक एनर्जी, उसको मैंने क्या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा, तब जाके मैंने उस बैग को लिफ्ट कर पाया। क्या कर पाया, सपोज करो ये अगर ये मोबाइल ऐसा रखा हुआ, तो इस मोबाइल को अगर मेरे को उठाना है तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक हाथ ले जाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक जब हाथ लेके गया तो फोर्स लगा, मेरा एक इंटरनल फोर्स है ना, और यहाँ से ना डिस्प्लेस भी हो मेरा हाथ। अब मैंने इस बॉडी को पकड़ा, अच्छा इसको जब तक मैं उठाया, जब तक इस पर क्या होगा मेरे भाई, तो ये डिस्प्लेस में है ना। तो अब मैंने क्या करा, मेरी जो एनर्जी थी उसमें लगा दी, उसको मैंने उठा लिया। क्या कर लिया मेरा भाई, उठा लिया। जैसे ही मैंने इसको उठाया मेरे भाई, तो मैंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, एनर्जी को ट्रांसफर। अच्छा मेरे में जो एनर्जी थी मेरे, तो इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मैंने इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर दी मेरे भाई। अब ये मैंने जब उठाया ये, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा वर्क डन हो गया मेरे भाई। अब हुआ क्या कि आपका वर्क और आपके अंदर फोर्स लगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरा भाई, एनर्जी और वर्क में क्या डिफरेंट है ना। तो मैंने क्या करा मेरा भाई, किसी भी बॉडी को उठाने को, उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मैंने क्या वर्क दिया, और वर्क दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने मेरी जो एनर्जी थी मेरे भाई उसमें क्या हो गई, वो एनर्जी चले गई, वो कौन सी स्टैटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और वो ऑब्जेक्ट मैंने उठा लिया। तो इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी दी मैंने ट्रांसफर करा मेरा भाई, वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर पूछा उसने ऊर्जा और कार्य के बीच में संबंध, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को क्या करना है, लिफ्ट करना है मेरा भाई। क्या करना है मेरा भाई, लिफ्ट करना है। तो यहाँ पर सपोज करो कोई व्यक्ति है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर इसमें वर्क करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या करना पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट को वर्क देना पड़ेगा, और वर्क के थ्रू क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पकड़ेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाएंगे। क्या लेंगे, तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है जो उसको उठा रहा है, उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई मेरे भाई। और ये एनर्जी कौन सी मेरा भाई, तो याद रखना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है मेरे भाई। क्या है, इसको उसने कौन सी एनर्जी दी मेरे भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें अप्लाई करी मेरे भाई। और इस एनर्जी की वजह से क्या हुआ मेरे भाई, इस ऑब्जेक्ट को उठाना आसान हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हमने उठा के यहाँ पर रख दिया मेरे भाई। क्या रख दिया, यहाँ पर ले गए। तो इस ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी थी मेरे भाई, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण ये डिस्प्ले होकर यहाँ पर आ गया। अब इसने क्या बोला, ऊर्जा और कार्य के बीच में क्या संबंध है, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्व वर्क। नहीं, ऑब्जर्व नहीं करता है। एनर्जी एंड वर्क आर द इंटरचेंज क्या बेरा जेबल टर्म्स ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब क्या, ऊर्जा और कार्य एक ही उदाहरण के लिए विनिमय योग्य नहीं होता है ना। एनर्जी ट्रांसफर व्हेन द वर्क इज डन, है ना। ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन होगा। मतलब मेरे जो बॉडी की, ये सपोज करो मेरी बॉडी है ना, इस बॉडी से मैंने क्या करा मेरे भाई, एनर्जी ट्रांसफर करी, किसमें, इस ऑब्जेक्ट में, तभी ये ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा भाई, ये ऊपर लेकर आए। जैसे कोई भी चीज़ हमको लिफ्ट करना, तो जैसे सपोज करो ये बक्सा है, क्या नाम है भाई, ये बक्सा है। इस बक्सों को मेरे को उठाना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो वर्क के फॉर्म में इसमें एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसकी वजह से ये, इसमें एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने दी, और इस बक्स को मैंने उठाया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, एनर्जी ट्रांसफर, है ना, एनर्जी ट्रांसफर व्हेन द वर्क इज डन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तभी जाके ना वो वर्क डन कर पाएगा। तो ये इसका रिलेशन रहेगा मेरे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करूंगा मेरा भाई।
व्हाट डज द करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट, धारा घनत्व क्या दर्शाता है। धारा घनत्व का मतलब बताता हूँ, फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, किसी भी एक एरिया पर लगने वाला कितना करंट है। सपोज करो कोई एक बड़ा सारा एरिया है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, बड़ा सारा एक एरिया है, एक ऑब्जेक्ट है ये। अब इसके एरिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया पे कितना कितना करंट लग पा रहा है, वो उसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डेंसिटी। सपोज करो ये एक एरिया है और यहाँ पर सपोज करो इस पूरे पर अगर करंट अच्छी तरह फैल के इसकी पूरी सरफेस पर, तो यहाँ ना करंट का भी एक क्या होता है मेरे भाई, पॉइंट होता है। सपोज करो यहाँ पर मैंने एक करंट की रॉड को यहाँ पर रखा दी, तो इसकी एक लिमिट रहेगी मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो इसकी एक लिमिट होगी कि नहीं होगी कि यहाँ तक फल पाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो किसी भी एरिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल पर है ना कितना करंट फ्लो हो रहा है। फ्लो का मतलब करंट का मतलब होता है मेरे भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट है ना, किसी एरिया पर एकांत एरिया पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो करंट डेंसिटी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं मेरे भाई, तो किसी एरिया पर कितना करंट क्या लग रहा है मेरे भाई, कितना करंट अप्लाई हो रहा है। सपोज करो ये पूरा एरिया, यहाँ पर हमने कोई इसी करंट को अप्लाई करा, तो ये मैक्सिमम यहाँ तक फैल पाएगा। क्या फैल पाएगा, यहाँ तक फैल पाएगा मेरे भाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि किसी भी एरिया पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं मेरे भाई। और करंट डेंसिटी को मेरे भाई जूल से, जे से डिनोट करते हैं मेरे, जूल नहीं मतलब जे से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, जे इक्वल्स टू करंट को आई से डिनोट करते हैं मेरे भाई, और एरिया को ए से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो करंट की यूनिट जो होती है मेरे भाई, वो होती है एम्पियर। क्या होती है मेरे भाई, एम्पियर होती है मेरे भाई। और एम्पियर के बाद में इसकी यूनिट की बात करें तो एरिया की यूनिट होती है मेरे भाई मीटर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, मीटर का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ए इंटू ए एम की पावर 2। तो ये करंट डेंसिटी की यूनिट होती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका फार्मूला ये होता है। अब कभी कभी अच्छा करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर आई की जगह पर कभी कभी करंट की जगह पर मेरे भाई चार्ज भी आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई, चार्ज भी अगर आ जाए, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या नहीं करना है, वहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी जे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, फॉर्म इनका फॉर्म इसके है ना, तो इसको हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू एरिया इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। तो ये भी इसका फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट प्रोवाइड कर रहा है हम लोग किसके फॉर्म में कर रहे हैं, तो चार्ज के फॉर्म में ही दे रहे हैं हम लोग ना। तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर अगर ये मिल जाए तो इसका आंसर ये भी होता है। अब क्या बोला कि धारा घनत्व क्या होता है, तो क्या बोला, चार्ज के बाद यूनिट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू द कंडक्टर, ये भी सही है मेरे भाई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ये गलत है मेरे भाई। द वोल्टेज डिफरेंट बिटवीन द पॉइंट्स इन द कंडक्टर, ये भी नन ऑफ दिस है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे भाई, इसको बोलूँ या इसको बोलूँ या फिर इसको बोलूँ, ये तीनों एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ बोलेगा द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू द कंडक्टर, ये एकदम सही है मेरे भाई। तो अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्या, आई इक्वल्स क्या था, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। तो ये क्या होगा मेरा भाई, थ्रू द कंडक्टर। अब ये कंडक्टर में ही जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी बोल सकते हैं। हालांकि इसका जो रियल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई, तो फ्लो ऑफ करंट, क्या बोलते हैं मेरे भाई, फ्लो ऑफ क्या मेरा भाई, करंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या मेरा भाई, एरिया इस कॉल्ड इस क्या हो जाएगा मेरा भाई। तो इस लाइन का मतलब भी वही है मेरा भाई, जो इस लाइन का मतलब है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मेरा भाई, 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन है मेरे भाई, तो 20 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। आई होप मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर आपको 20 के 20 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं मेरे भाई ना, इतना लंबा वीडियो इसलिए बन पा रहा है मेरा भाई ये, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, इसके ऑप्शन आते हैं ना मेरे भाई, तो उन सबको भी हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन देना पड़ता है, जिससे हम लोग को क्या है, उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर अगली एग्जाम हम हमसे पूछ लेते हैं तो हमको उन तक के भी आंसर पता हो। इसलिए मेरे भाई ये जो वीडियो होता है वो काफ़ी लंबे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इनको 20 क्वेश्चन ना समझे, ये 20 की जगह क्या 40 से 50 कॉन्सेप्ट यहाँ से निकाल के दिए मेरे भाई, ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसान तरीके से, ईजी तरीके से उसको आराम से बना सकें, ठीक है। तो ये आज के लिए मेरे भाई 20 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, सब बच्चों के साथ में शेयर करो, ताकि उन लोगों का भी भला हो पाए, है ना। शेयरिंग करने से क्या होता है मेरा भाई, शेयरिंग करने से होता ये है कि आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओगे, तो आप लोग ये मत समझो कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। भाई सिलेक्शन सबका हो जाता है, ठीक है ना। शेयर करने से क्या होता है मेरा भाई, उन तक भी मदद पहुँच जाएगी,
ठीक है ना। तो आप इस अगर वीडियो पसंद आ रहा है भाई तो ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा इसको वॉचिंग करो मेरे भाई, ठीक है ना। तो शेयर करने के बाद में भाई सबसे पहले हमारे चैनल को एम्स अकेडमी को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप लोग इस तरह के वीडियो आपके चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरे भाई आपके तक अपडेट पहुँच जा सके, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा है, तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे भाई। धन्यवाद, शुक्रिया।